मुझे कैद करो या मेरी जुबा को बंद करो, मेरे सवाल को बेड़ी कभी पहना नहीं सकते। ये उक्त लाइनें चंद्रशेखर ने कही थी जब वो 19 माह के आपातकाल की जेल यात्रा काट करके बाहर आए थे। मैं युवा संवाद पर डॉक्टर सम्मी आज चंद्रशेखर जी की एक जीवनी की तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि चंद्रशेखर भारतीय राजनीति के महान नेताओं में से एक हैं, लेकिन मैं चंद्रशेखर जी के जीवनी से जुड़ी एक घटना का जिक्र यहाँ जरूर मैं करने आया हूँ। और कल मैंने इसकी चर्चा अपने YouTube चैनल पे आपातकाल के समय की थी कि आज ही के दिन चंद्रशेखर ने एक पदयात्रा शुरू की थी। उस पदयात्रा का समापन दिन भी 25 जून ही था। उस पदयात्रा के बारे में मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। चंद्रशेखर के बारे में जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि इब्राहिम पट्टी से चल करके एक गांव गरीब किसान परिवार से जुड़ा एक नौजवान दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराता है, और न सिर्फ तिरंगा झंडा लहराता है बल्कि दिल्ली की राजनीति में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के मान सम्मान का एक नया मानबिंदु भी तय करता है। और भारतीय राजनीति में अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्य, समानता, सहिष्णुता, सद्भावपूर्णता इत्यादि विषयों पर अगर कोई नेताओं की बात करेंगे तो उसमें चंद्रशेखर भी कुछ नेताओं में से एक नेता के तौर पे जाने जाएंगे। चंद्रशेखर पे चर्चा कभी और हम कर लेंगे उनकी जीवनी पर, लेकिन चूंकि हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े हुए नौजवान हैं और चंद्रशेखर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जुड़ करके छात्र राजनीति की कोख से निकल करके हिंदुस्तान की राजनीति में अपना एक अलग स्थान बनाने वाले एक नेता हैं। इसलिए चंद्रशेखर की जीवनी, चंद्रशेखर की जीवन यात्रा, उनके जीवन वृत्त का वर्णन करना निश्चित तौर पर इस युवा संवाद कार्यक्रम में हम जरूरत समझते हैं। हम सीधे पद यात्रा पे आते हैं। चंद्रशेखर की पद यात्रा। चंद्रशेखर 1977 में जब आपातकाल से रिहा होते हैं, आपातकाल हटाया जाता है, रिहा होते हैं और जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनती है। चंद्रशेखर 1977 से लेकर के 1988 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। मैं किसी इतिहास को समझने के लिए उसके पार्श्व में जाना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं इस पदयात्रा के पार्श्व में क्या भूमिका थी उस पर मैं दो मिनट में आपसे बातें करूंगा। चंद्रशेखर 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और उस जनता पार्टी के चंद्रशेखर अध्यक्ष हुआ करते हैं। उसके बाद मोरारजी देसाई के बाद फिर वो सरकार गिरती है, दूसरी सरकार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनती है। वो सरकार भी धराशायी होती है और 1980 की लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी पुनः बहुमत के साथ इस देश की कुर्सी पर विराजमान होती हैं। लेकिन उस समय विपक्ष का एक नेता था चंद्रशेखर, जिसने सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए सड़क का रास्ता चुना और इसी विचारधारा को लेकर के चंद्रशेखर एक यात्रा निकालते हैं, जो यात्रा 6 जनवरी 1983 से शुरू होती है। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होती है और यह यात्रा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए नई दिल्ली तक 25 जून 1983 को पहुंचती है। यह आज़ाद भारत ही नहीं वरन भारत के इतिहास में किसी राजनेता के द्वारा पैदल चली गई 4260 किलोमीटर की सबसे बड़ी यात्रा है। और इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य होता है, चंद्रशेखर जिन 5 मुद्दों को लेकर के इस यात्रा की बुनियाद रखते हैं, वो 5 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला मुद्दा पेयजल का मुद्दा है। पहला मुद्दा जल संरक्षण का मुद्दा है। जिस पेयजल के मुद्दे पर सबको पीने का पानी मिले, हमारे जल प्रदूषण को रोका जाए, हम जल स्तर के भूजल स्तर को सुधारें। इन विषयों 5 मुद्दों में से पहला मुद्दा होता है चंद्रशेखर का, जिसको लेकर के चंद्रशेखर 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दूसरा मुद्दा जो उनका होता है वो स्वास्थ्य से संबंधित होता है। वो कहते हैं कि भारत के हर नागरिक को उचित स्वास्थ्य सुविधा मिले, उसके लिए वो एक दूसरी यात्रा, उन 5 मुद्दों में दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा उनका पोषण से जुड़ा हुआ है। भारत गरीबों का देश रहा है। इंदिरा गांधी 1970 से लेकर के 1980 तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगाती रही, लेकिन फिर भी वो नारे सिर्फ सिफर होते गए। और उसी बात का एहसास करके चंद्रशेखर जब 6 जनवरी 1983 को अपनी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू करते हैं, तो इस अपनी यात्रा का तीसरा मुद्दा वो गरीबी हटाओ यानी पोषण स्तर को सुधारने की बात करते हैं। चौथा मुद्दा उनका सबको समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा अनिवार्य मिले,
इसकी भारत सरकार ये तय करे कि भारत का हर नागरिक पढ़े, हर नागरिक साक्षर बने। ये चौथा मुद्दा उनकी यात्रा की बुनियाद में होता है। और पांचवा मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जिसको लेकर के आज भी ये मुद्दा आज भी उतना ही प्रासंगिक है, सद्भाव का मुद्दा, एक सहिष्णु समाज के निर्माण का मुद्दा, मानवीय व्यक्ति की गरिमा के संरक्षित करने का मुद्दा। ये पांचों मुद्दे हैं जो मुद्दे आज भी हमारे सामने, जिन मुद्दों को लेकर के चंद्रशेखर 1983 में चले थे और 4260 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा निकाली थी। ऐसी पैदल यात्रा भारतीय इतिहास में किसी नेता ने पहली बार निकाली। जन जन से मिलते रहे। 15 उन्होंने अपने भारत यात्रा केंद्र बनाए और 15 जगहों पे बड़े बड़े सभाएं हुई, छोटी छोटी सभाएं अन्य राष्ट्रों में होती रहीं। इस प्रकार से उन्होंने इन 5 बुनियादी मुद्दों को लेकर के चलना शुरू किया। और इसके बाद जब वह 4260 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके दिल्ली तक पहुंचे तो इन 5 मुद्दों मुद्दों पर उनकी एक अच्छी समझ विकसित हो चुकी थी। वो जनता के बीच चल करके, जनता के बीच खा करके, जनता के बीच सो करके उन मुद्दों की जरूरतों को, उन मुद्दों के प्रभावों को और उन मुद्दों के लिए आवश्यक कार्यक्रमों की एक रूपरेखा जो तय की। और उनका ये सपना था कि 1985 की लोकसभा के चुनाव में जब वो इंदिरा गांधी के खिलाफ सड़क से आवाज उठाएंगे, इंदिरा गांधी के खिलाफ सड़क से जब वो विद्रोह का बिगुल फूकेंगे, तो उनके पास इन 5 बुनियादी मुद्दे जो भारत के नवनिर्माण के लिए आवश्यक थे, भारत की गरीबी को खत्म करने के लिए आवश्यक थे, भारत की निरक्षरता को खत्म करने के लिए आवश्यक थे, भारत को स्वस्थ जीवन देने के लिए आवश्यक थे, भारत में सद्भाव कायम करने के लिए आवश्यक थे। इन 5 मुद्दों को लेकर के और उन 5 मुद्दों के आधार पर जो उनकी समझ विकसित हुई थी उस यात्रा में, उस यात्रा को अपने मस्तिष्क में रख करके जो एक योजना बनाई थी, उस योजना से वो इंदिरा गांधी के खिलाफ 1985 का चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और वो चंद्रशेखर, और जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करती है। तो हिंदुस्तान की राजनीति का वो एक इकलौता नेता जो सच कहने का साहस रखता था, उसने स्वर्ण मंदिर में से इंदिरा गांधी की हत्या पर तो उन्होंने दुख प्रकट किया, लेकिन उन्होंने एक विरोध भी जाहिर किया, क्योंकि वो सत्य के साथ चलने वाला नेता था। वो समूह का नेता नहीं था, वो सत्य का नेता था। और उसने कहा कि स्वर्ण मंदिर में सेना का घुसना भविष्य में भारत के लिए खतरनाक संकेत है। और उसकी ये बातें, चंद्रशेखर की ये बातें कड़वी लगी। और चंद्रशेखर जो 1983 में 4260 किलोमीटर की पदयात्रा करके भारतीय जनमानस के बीच नायक बन चुका था, वो इन्हीं बातों से खलनायक बन जाता है। और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, उस लोकसभा के चुनाव में चंद्रशेखर अपनी बलिया की लोकसभा सीट भी हार जाते हैं। और इस तरीके से एक नायक भावनाओं की कद्र न करते हुए सत्य का ख्याल रखने में खलनायक बन जाता है। और भारतीय राजनीति का उगता हुआ ध्रुव तारा उसी समय जो मुद्दों के आधार पर राजनीति खड़ा करना चाहता था, जो मूल्यों के आधार पर राजनीति खड़ा करना चाहता था, जो वैचारिकता के आधार पर राजनीति खड़ा करना चाहता था, जो गांव, किसान, मजदूर के बल पर भारत को खड़ा करना चाहता था, वो चंद्रशेखर अपनी लोकसभा की सीट भी गंवा देता है। और फिर 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है लगभग, और ये सरकार लगभग 5 सालों तक पूरी अपने कार्यकाल को पूरा करती है। लेकिन फिर इस नेता को एक मौका मिलता है 1990 में, जब 10 नवंबर 1990 में कांग्रेस की बाहर से समर्थन से जब ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं। और लेकिन अपने उसूलों के कारण, अपने सिद्धांतों के कारण और तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भूमंडलीकरण की विचारधारा के प्रभाव के दबाव के कारण चंद्रशेखर से कांग्रेस अपना समर्थन वापस लेने की बात करती है। उससे पहले ही चंद्रशेखर अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। तो ये 4 महीने का प्रधानमंत्री इस देश को इतने समय में बहुत कुछ दे जाता है। इसके साथ ही चंद्रशेखर भारतीय राजनीति में भूमंडलीकरण की विचारधारा के खिलाफ लड़ने वाला, बाजारीकरण की व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला हिंदुस्तान का वो अंतिम नेता है। उसके गिरने के बाद, उसकी सरकार के गिरने के बाद हमारे देश में भूमंडलीकरण के नाम पर, आर्थिक सुधार के नाम पर नई आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो 1991 में बनती है, 1992 में उसको स्वीकार करती है। जैसा कि सारे लोग जानते हैं, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनियों का दौर आता है। वो एक अलग चर्चा का विषय, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि इस पदयात्रा का जिक्र करने का मेरा जो
मंतव्य यही था कि हम लोग छात्र राजनीति के कोख से निकले हैं। चंद्रशेखर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के कोख से निकले थे। मैंने इस यूट्यूब चैनल को इसीलिए शुरू किया क्योंकि इस पर छात्र राजनीति के कोख से निकले नौजवान नेता जो गांव गरीब किसान के बीच से उठ करके आते हैं और उनके मुद्दों को लेकर के सरकारों से सवाल खड़ा करते हैं, सड़कों से सवाल खड़ा करते हैं, सदन के अंदर पहुंचते हैं तो सदन के अंदर सत्ता के बैठे शीर्ष लोगों से सवाल खड़ा करते हैं। उन्हीं लंबी कतारों, उन्हीं परंपराओं का स्वर्णिम बुनियाद का नाम चंद्रशेखर है। हमारी उसी छात्र राजनीति की परंपरा से निकला चंद्रशेखर है, जो इब्राहिम पट्टी के एक छोटे से गांव से, एक छोटे से किसान परिवार से निकलता है और नई दिल्ली में लाल किला का झंडा फहराता है और वो झंडा अपने उसूलों के आधार पर फहराता है। उसने कभी, चंद्रशेखर ने राजनीति में कभी समझौता नहीं किया। चंद्रशेखर ने कभी लोकतांत्रिक मूल्यों को गिरने नहीं दिया। चंद्रशेखर ने कभी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ खिलवाड़ नहीं किया और चंद्रशेखर ने राजनीति में छुआछूत पैदा नहीं किया। चंद्रशेखर हिंदुस्तान का एक ऐसा नेता है जो कहता है कि देशभक्ति साबित करने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति का है, किसी दूसरे व्यक्ति का देशभक्ति साबित नहीं कर सकता। इस आधार पर चंद्रशेखर सामाजिक सद्भाव पैदा करने वाला, भारत की राजनीति में सहिष्णुता पैदा करने वाला, भारतीय समाज के अंतिम व्यक्ति की सोच रखने वाला, गांधी के गांव गरीब किसान की बातों को दिल्ली के कानों तक पहुंचाने वाला वो अंतिम नेता था। लेकिन इतिहास समय की आत्मकथा होती है और इतिहास का लाभ हम तभी ले पाते हैं जब हम इतिहास के साथ वर्तमान संवाद करना सीखे। इस युवा संवाद के माध्यम से हमने इस पदयात्रा की एक छोटी सी जिक्र की। ये पदयात्रा भारतीय इतिहास की एक सबसे लंबी पदयात्रा थी। गांधी के दांडी मार्च, जो गांधी ने 12 मार्च 1930 से साबरमती से दांडी तक 380 किलोमीटर की यात्रा 6 अप्रैल तक की थी। उसके बाद भारतीय राजनीति की दूसरी सबसे बड़ी पदयात्रा थी और इस पदयात्रा का जो लबोलुआब था वो इस देश के लोगों के पीने के पानी की सुविधा का ख्याल करना, इन देश के लोगों के पोषण का ख्याल करना, इस देश के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, इस देश के लोगों को शिक्षित बनाना और इस देश में सद्भाव कायम करना। और हमारी सरकार अभी नरेंद्र मोदी जी ने हर घर हर जल योजना के आधार पर चंद्रशेखर के उस पहले मुद्दे की पड़ताल की है और उस मुद्दे को जमीन पर उतारने के लिए नरेंद्र मोदी ने हर घर जल योजना की शुरुआत की। और इसके पहले सभी लोगों को शिक्षा मिले, सर्व शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान या शिक्षा का अधिकार UPA 2 ने 2009 में वो राइट टू एजुकेशन एक्ट ले आकर के सबको शिक्षा देने का काम किया। तो चंद्रशेखर के 2 मुद्दों पर भारत की सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन बाकी 3 मुद्दे, स्वास्थ्य की समस्या, पोषण की समस्या और सद्भाव की समस्या, तीनों मुद्दे अभी अधूरे हैं। इन मुद्दों पे हम सभी को लड़ना होगा। इस पदयात्रा का मूल मंतव्य यही था कि इन मुद्दों को जिंदा रख करके हमको लड़ना होगा और हमारी बुनियाद, हमारा भविष्य इसी बात पर तय होगा कि हम अपने पूर्वज छात्र राजनीति के कोख से निकले, उस परंपरा से निकले, उस गौरवशाली व्यक्तित्व के उस पदयात्रा का सम्मान तभी कर पाएंगे जब हम उनके जो छूटे हुए 3 मुद्दे हैं उस पर सड़कों पर संघर्ष कर सकें, सड़कों पर संवाद पैदा कर सकें। क्योंकि आने वाली सरकारें निश्चित तौर पर चंद्रशेखर की पदयात्रा के मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच जा सके और लोगों के बीच उन मुद्दों को पूरा कर सके। और इसी बात के साथ मैं डॉक्टर शम्मी अपनी बातों को पूरा करता हूं और मैं फिर अगले वीडियो आने तक आप सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।